ठीक है, हाँ यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ux को देखूं तो ux होगा u cos थीटा, तो u cos 53, हाँ तो वर्टिकल क्या हो जाएगा u sin 53। अगर मैं देखूं कि ux कितना आया होगा, वैसे ही t की वैल्यू 0 सेकेंड, और जब यहाँ पहुंच गया पार्टिकल तो ये कैपिटल T के बराबर हो गया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया, और ये कितना आ गया 32 सेकेंड। तो 0 सेकेंड से 32 सेकेंड। अब सुनिए 0 से 1 दूसरा क्या है, y बराबर x का tan थीटा, सुनिए ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर के sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या sec स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? sec स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के पैरामीटर टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, और साथ ही हमने एक स्पेशल चीज देखी थी, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन वेरिएशन ऑन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वेलोसिटी में वेरिएशन हुआ था उसका बेस्ड मैंने आपको बेसिक थ्योरी मैंने आपको बता दिया था। आज हम उस पर बेस्ड कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट और एनहांस होंगे। जो लास्ट टाइम मैंने आपको थ्योरी कराई थी, या ऐसा मानो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सारी चीजें यूज होगी और सारी चीजें रिवाइज होती रहेगी, और हम और डेप्थ में प्रोजेक्टाइल मोशन में एंटर करते जाएंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 पैरामीटर तो हमने पढ़ लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। वैसे टोटल 4 होते हैं, चौथा होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखेंगे कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में आपने ये बोला था कि मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इसमें एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है, वो थॉट प्रोसेस है। तो पहले मैं तीनों पैरामीटर पे बेस्ड पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का ज्ञान आपको दे दूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रैजेक्टरी लिखना सिखाऊं, कोई जनरल सवाल, कई बार ये एडवांस में ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर रहा है, कुछ भी सर्कल में घूम रहा है, तब पाथ की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, तो ये पाथ क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, अदर कर्व और अलग अलग तरह के प्रोजेक्टाइल होंगे तो उनका इक्वेशन कैसे निकलेगा, वो सब मैं आज आपको इसमें सिखाऊंगा, उसका थॉट प्रोसेस आपको देने वाला हूं। तो अगेन पेन कॉपी निकालो और हेडिंग लगा लो। सो माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज आवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग द लेक्चर। तो बच्चों पेन कॉपी निकालो और हेडिंग लगा करके नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, आप लोग उनको रेगुलर अटेंड करो और उन पे बेस्ड सवाल करो। मैं आपको सवाल और कराता हूं, जो सवाल मैं आपको कराता हूं वो तो करो ही, नोट्स के सवाल आपको करने ही है। साथ ही साथ जो भी आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, कोई कुछ भी फॉलो कर रहे हो, आप उन पे बेस्ड सवालों को करो। मैं कह रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे सवाल आपके इन्हीं कंसेप्ट से हो जाएंगे। कंसेप्ट यही होने वाला है। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना बेहतरीन सा लेक्चर। तो मैं वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन पे, कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे वेरी होती है, इस पे बेस्ड में एक सवाल कराता हूं आप लोगों को। देखिए सवाल में हमसे ये बोला हुआ है कि स्टार्टिंग में हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जिसकी स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो था 53 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमसे सवाल क्या पूछा गया है, बोल रखा है फाइंड टाइम, हाइट एंड वेलोसिटी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जब मैंने आपको वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तब मैंने आपके लिए 3 डिस्कशन किए थे, फॉर्मूले आए थे, लेकिन मैंने ये बोला था कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको बस प्रोसेस पे ध्यान देना है कि टाइम क्या था किसी पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे, और जब अल्फा एंगल पे पहुंच गया था तब उसकी हाइट कितनी थी, मतलब वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट था, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हमसे यही बोला हुआ है फाइंड टाइम, हाइट एंड वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल makes an angle of 37 degree
विद हॉरिजॉन्टल। आप लोग स्क्रीन को पॉज करो और सवाल को ट्राई करना स्टार्ट करो, मैं तो इसी में आपको कराने जा रहा हूं। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल ऐसा करके कहीं गया होगा, ठीक है, तो किसी टाइम पे शुरुआत में उसका एंगल कितना था 53 डिग्री। अब धीरे धीरे क्या होता है, एंगल घटता है, जाते जाते क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है, फिर एंगल बढ़ना शुरू होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे जो एंगल हुआ, यहाँ पे जो एंगल हुआ वो हो गया 37 डिग्री। ये हो गया 37 डिग्री। शुरुआत में जो उसको स्पीड दी गई थी वो कितनी दी गई थी, 200 मीटर पर सेकंड, और अब जो उसकी स्पीड हो गई है वो हो गई है v। तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी, 200 मीटर पर सेकंड। अब वो स्पीड घटेगी, नेट वेलोसिटी घटती है, तभी तो ऊपर जाकर के एक कंपोनेंट बिल्कुल 0 हो जाता है, फिर बढ़ने लग जाती है। हाँ, हमें पता है कि ये दोनों स्पीड सेम होती है, राइज होने वाली और डाउन होने वाली, यानी कि एसेंट जब स्टार्ट हो रहा होता है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी वही रहती है जब वो डिसेंट ग्राउंड पे गिर रहा होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जितना एनर्जी से ऊपर गया उतना एनर्जी से नीचे आएगा, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, ये 37 डिग्री का एंगल है, मैंने बोल दिया कि 37 डिग्री के एंगल पे कोई v वेलोसिटी है, तो हमसे पहला यही पूछा हुआ है कि v वेलोसिटी। अब कोई सी भी वैल्यू कभी भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो हमें ये पता है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान x में जो होता है वो एक्सेलरेशन कितना होता है, तो x में एक्सेलरेशन होता है 0 होने के कारण x की वेलोसिटी और u की, x में u और v में x में v, यानी कि x में फाइनल वेलोसिटी और x में इनिशियल वेलोसिटी दोनों इक्वल होगी। सर ux कितना है हमारे पास में, तो ux हमारे पास में 200 cos 53 डिग्री, और vx कितना है हमारे पास में, v ये हमारे पास में 37, तो हो गया कितना, v x में अगर देखें तो v cos 37 डिग्री। तो अब 200 cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 3/5, और यहां से v हम निकाल लेंगे, cos 37 हमको पता है वो होता है 4/5। मैंने आपको बोली थी कुछ वैल्यू याद रखने के लिए, एक क्या बोला था मैंने आपको, मैंने आप लोगों को बोला था sin 53 डिग्री ये कितना होता है, ये होता है 4/5, और जो sin 53 डिग्री होता है वही cos 37 डिग्री होता है। दूसरा, जो sin 37 डिग्री होता है वही cos 53 डिग्री होता है, और ये होता है 3/5। तो ये टेबल मैंने आपको बहुत बारी कई बारी बताया हुआ है याद करने के लिए, आज मैंने आपको दोबारा बता दिया। अब यहां से हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये v की वैल्यू आ जाएगी 150 मीटर पर सेकंड। मतलब जब प्रोजेक्टाइल 53 डिग्री पे था तब उसकी स्पीड कितनी थी, 200। घटते 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 एंगल हो गया 37 डिग्री, और उसकी स्पीड घट करके कितनी होगी, 150 मीटर पर सेकंड। यही तो है कि पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी वेरी हो रही होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल आखिरी में यही टॉपिक कराया था एज अ जनरल आइडिया। मैंने वहां पे कोई सवाल नहीं बताया था, मैंने आपको बेसिक उसकी डेरिवेशन कराई थी, और डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी है, डेरिवेशन आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि हाँ सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको एक प्रोटोटाइप समझ में आ जाएगा कि ऐसे सवालों में इस तरीके से अप्रोच करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा सर हमें कैसे पता ये करना है, तो लास्ट लेक्चर का लास्ट मूवमेंट जरूर देखिएगा, बिल्कुल मैंने आखिरी के 15-20 मिनट में बताया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी ने लास्ट तक लेक्चर नहीं देखा है, मैं तो ऐसा कहूंगा कि पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आप टाइम दो। मैं कह रहा हूं इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा फिजिक्स में, सब कुछ यही है, यही ब्रह्म ज्ञान है। मैंने बार बार आपको बीच में लेक्चर में बोला भी हुआ है। आइए देखिए अब क्या होगा, 37 डिग्री है, हमसे अगला हम क्या फाइंड करते हैं, टाइम फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको टाइम और हाइट दोनों के लिए क्या बोला था कि वाई एक्सिस के मोशन को फॉलो करो, क्योंकि एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। तो अगर मैं वाई में अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मेरे को टाइम की कैलकुलेशन मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं कि यू वाई कितना है, तो यू वाई है 200 साइन 53, 200 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू 4/5, तो 200 4/5 ये कितना आ जाएगा, 160 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो हमारे पास में ux कितना हो गया था, यहां पे अगर सॉल्व करके देखे तो ठीक है।
हाँ, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ux को देखूं तो ux होगा u cos थीटा, तो u cos 53, हाँ तो वर्टिकल क्या हो जाएगा u sin 53। अगर मैं देखूं कि ux कितना आया होगा, वैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, तो ux कितना था 200 cos 53, तो ये कितना हो जाएगा 200 cos 53 कितना है हमारे पास में, cos 53 है 3/5, तो ये आ गया 120 मीटर पर सेकेंड। मतलब हॉरिजॉन्टल में 120 मीटर पर सेकंड था, वर्टिकल में 160 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, अब सुनिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल रहे हम वो टाइम निकाल रहे यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये वाला टाइम निकाल रहे हम, पूरा टाइम नहीं निकाल रहे। अब सुनिए कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस का जी टी। माइनस का जी टी क्यों आया है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस का जी आएगा। ठीक है, वी वाई क्या है, वी है हमारा ये वाला पॉइंट पे वेलोसिटी, इस टी टाइम पे क्या है, तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो कितना है, वी साइन एक्स में कितना था वी कॉस 37, तो वाई में कितना होगा वी साइन 37, तो वी साइन 37 डिग्री। ये किसके बराबर है, यू वाई कितना है हमारे पास में 160, माइनस का जी कितना है 10, और ये हो गया टी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, v हमारे पास में 150, तो ये आ जाएगा 150 साइन 37 डिग्री कितना है हमारे पास में 3/5, साइन 37 कितना आ गया 3/5 आ गया। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा 160 माइनस 10t, थोड़ा सा इसको करेंगे सॉल्व, तो आ जाएगा 90, क्या आ जाएगा 90 इक्वल्स टू 160 माइनस 10t, 10t इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगी 10t, 160 माइनस का 90, ये आ गया 70। तो अगर 10t की वैल्यू 70 है तो क्या t की वैल्यू क्या 7 सेकंड आ गया, तो हमारे पास में t की वैल्यू कितनी आ गई है 7 सेकंड। तो आई होप बच्चों आप लोगों को एक एक चीजें समझ में आ रही होगी, हाँ जी विजिबल भी है। चलिए, तो हमारे पास में v आ गया, हमारे पास में टाइम आ गया। अब हमसे ये बोला हुआ है कि हाइट निकालो, हाइट के लिए क्या सोचेंगे, मैंने अगेन टाइम के लिए y एक्सिस बोला था और हाइट के लिए भी क्या बोला था y एक्सिस बोला था। तो आइए यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ हाइट, कि एक ही स्क्रीन पे आप लोग सब कुछ ध्यान से नोट कर पाओगे। आइए, अगर मैं यहाँ से हाइट निकालना चाहूँ तो मैं तो y में इक्वेशन लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास में टाइम आ चुका है, तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। तो y की वैल्यू कितनी है, हमको बोल रखा है कि हाइट निकालो, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऊपर की तरफ कहीं h गया होगा। ठीक है, यू वाई कितना है हमारे पास में, तो यू वाई हमारे पास में आ गया साइन 53, u साइन 53 हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कहीं पे, देखो अगर मैं यू वाई देखूँ तो कितना होगा 160 आया तो था कहीं, ये तो यू एक्स है, ये रहा यू वाई 160, ऊपर की तरफ 160, टाइम कितना है 7 सेकेंड प्लस हाफ, ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस का 10, नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस का, और ये आ गया 7 का स्क्वायर। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16 सत्ते 112। ठीक है, ये आ गया माइनस का 5 इंटू में 49। थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 50 होता तो 250 होता, लेकिन 5 कम 245, तो 1120 माइनस 245। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, 1100 में से 200 गया तो 900 बच गया, 20 अच्छा माइनस तो माइनस का 25, ये आ जाएगा 875 मीटर। देखा आपने, इस इक्वेशन को मैंने इसलिए जानबूझ के सॉल्व करा है कि कितना टफ लग रहा है इसको सॉल्व करना। मैं इसी का मेथड 2 निकालता हूं, देखिए मेथड 2 कैसे निकलेगा हाइट के लिए। क्या हमको ये पता है कि वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर 2ay, और ये y में कोई डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वी वाई का स्क्वायर कितना है हमारे पास में, तो वी वाई हमारे पास में कितना आया हुआ है, सॉरी कहाँ गया ये, 150 है v, यहाँ पे 150 है v, तो वी वाई फाइनली कितना हो जाएगा 150 साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5। यू वाई, अब यू वाई कितना है हमारे पास में,
तो u है हमारे पास में 200, तो u बाई है 200 और साइन 53 हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 2 ए वाई क्या है माइनस का 10 और ये हो जाएगा h। अगर आप यहां से सॉल्व करना चाहोगे तो पता है आपको कितना मिलेगा, यह आ जाएगा 90, 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर है ना, ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा क्या है स्क्वायर है, तो ये 90 का स्क्वायर इक्वल्स टू 160 का स्क्वायर। ऐसी वैल्यूज आई भी हुई थी, हमें अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये रहा यू वाई और वी वाई नहीं निकाला क्या हमने, ठीक है नहीं निकाला होगा, वैसे वी वाई तो ये है ना वी साइन 37, ये रहा वी 90, ठीक है वही मैंने लिखा हुआ है। चलिए ये हो जाएगा माइनस का 20h। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो h के लिए, तो एक कैलकुलेशन ये भी है ये भी है, ठीक है दोनों ही सही है। वैसे इसमें क्या होता है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको हटाऊं, मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वाली कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को पता चला कि हाँ इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा 20h इक्वल्स टू 160 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर हमें क्या वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सब आपको बहुत अच्छे से, मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस करवाता हूं क्योंकि ठीक है कॉन्सेप्ट आपने मैंने शुरुआत में करके बता दिया, पूरी थ्योरी पढ़ा दी, सब कुछ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, लेकिन एग्जाम में बच्चे इन्हीं में फंसते हैं कैलकुलेशन के दौरान। तो आपको कैसे उस कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, कैसे अपने एफर्ट को ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, वो सब तरीके भी मैं आपको बीच बीच में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए ये आ जाएगा हमारे पास में 20h, ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो जाएगा 16 9 25 यानी कि 250 और 16 90 गया तो ये कितना बच गया 70 बच गया, और ये कितना हो गया डिवाइडेड बाय 20 आ गया। देखिए यहाँ से भी 875 भी आने वाला है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 125 को 7 से करेंगे तो अगेन हाँ 875 मीटर ही आएगा। तो ठीक है ये वाली कैलकुलेशन किसी को आसान लग सकती है, अगर आपको ये वाली लग रही है तो ये वाली कर लो, ये वाली लग रही है तो ये वाली कर लो, कोई सी भी कर लो। देखिए हमारे पास में क्या क्या आया, मैं आपको कुछ चीजें ना यहाँ पे नोट करवाता हूँ कि हमारे पास में टाइम आया 7 सेकेंड और हाइट आ गया हमारे पास में 875 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी आ गई है, जब वो अल्फा एंगल यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री है, तो जब वो 37 डिग्री बना रहा है तो वेलोसिटी कितनी आ गई है 150 मीटर पर सेकंड। मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज और देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपके लिए नोट करके यहाँ पे रख दी। आई होप बच्चों आप लोगों को एक एक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जब तक मैं लेता हूँ एक पानी ब्रेक, आप लोग नोट करिए। चलिए आई होप आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आइए मैं इसमें क्या आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूं। मैंने आपके लिए ना देखो यहां पे 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या जब पार्टिकल वापिस आ रहा होगा क्या यहां भी तो 37 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही बन रहा होगा। तो मैंने आपको 2 टाइम के एक्सप्रेशन निकलवाए थे, यहां पे प्लस का अल्फा बना था, यहाँ पे नीचे की तरफ माइनस का अल्फा बना था। तो 2 तरह के टाइम आएंगे, एक छोटा टाइम आएगा एक बड़ा टाइम आएगा। तो सर यहाँ पे तो नहीं आया 2 टाइम, अब देखिए यहाँ पे भी 2 टाइम आया है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे 2 टाइम आया है, ध्यान से सुनिएगा। ये चीजें मैंने अब कर दी रब, आई होप आपने एक एक चीजें नोट कर ली होगी, और आप तो हर चीज जो मैं आपको बताता हूँ ना उसको सेपरेट तरीके से लिखा करो कि हाँ ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, बॉक्स बनाया करो, रेड कलर का बॉक्स बनाओ रेड पेन से, ताकि आपको चीजें याद रहे कि हाँ जब आप लेक्चर को अटेंड कर रहे थे तब आप कहाँ पे गलती कर रहे थे और कहाँ पे मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में नंबर वहीं से बढ़ेंगे जहां आप गलती कर रहे हो। जो चीज़ आपको एक बार में आ गई ना वो आप हमेशा कर लोगे, ज़्यादातर आप हमेशा कर लोगे एक रिवीजन के बाद ही, लेकिन जिस चीज़ों में आप फंस रहे हो वहाँ आपको मल्टीपल रिवीजन और एक स्पेशल टाइप का अटेंशन चाहिए होगा उन चीज़ों को, और उनको अटेंशन दो। ये मत सोचो कि सर हमारा ब्रेन तो कितना वीक है, एक चीज़ छोटी सी समझ नहीं पा रहा है, सब करते हैं। अगर आप ऐसा सोच लोगे कि नहीं अब मैं दोबारा भी करूँगा तब भी भूलूंगा, तो उससे होगा नहीं कुछ। वो चीज़ बनी ही ऐसे ताकि वो आपका 4 बार टाइम को कंज्यूम करे, तो चारों बार टाइम दो, चारों बार उसे रिवाइज करो। आइए यहाँ आगे हम बढ़ते हैं।
देखिए हमें ये पता है ना कि अच्छा जब ये यहाँ पहुंचा होगा तब भी वो 875 मीटर पहुंचा है, जब वो यहाँ आया होगा तब भी तो ग्राउंड से 875 मीटर है। तो अगर मैं यहाँ पे ना y वाली इक्वेशन लगाऊं, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब y की वैल्यू मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ कि 875 हो जाए, तो मैंने यहाँ रख दी कि 875। और अब मेरे को ये बताना है कि 875 पे क्या 2 बार पार्टिकल आ रहा है क्या पाथ पे, तो अगर 2 बार आ रहा होगा तो 2 टाइम आएंगे, वही चेक करने जा रहा हूँ मैं। यू वाई, तो यू वाई कितना है हमारे पास में, यू है 200 और अगर मैं y देखूँ तो साइन 53 की वैल्यू कितनी होगी, वो होती है 4/5। टाइम तो हमें फाइंड करना है इसलिए इस बार टाइम वेरिएबल है, प्लस हाफ ए वाई कितना है हमारे पास में, ए वाई है माइनस का 10। अब ये टाइम को तो हम फाइंड कर रहे हैं, जरा मैं बहुत ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो 875 इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगेन वो 160 ही आने वाला है क्योंकि हर बार वही आए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5t स्क्वायर। इसको इक्वेशन को अरेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक बन गई टाइम में, यहाँ से टाइम की 2 वैल्यू आएगी, इसीलिए मैं कह रहा था। तो 5t स्क्वायर माइनस का 160t प्लस 875, अगर मैं 5 से कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 32t प्लस 1 2 5 1 जा 5 5 7 जा 35, ठीक है, और 5 5 जा 25। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब आइए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। जब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा तो अगेन देखो 175 जो है 25 को जब 7 से गुना करते हैं तब आता है, और 25 और 7 32 हो गया, मतलब इसका जो फैक्टर बनने वाला है वो कितना बनेगा, t माइनस 25 और दूसरा वाला बनेगा t माइनस 7। अब यहाँ से t की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 25 सेकंड और एक आएगी 7 सेकंड। 7 सेकंड तो सर हमने निकाल चुके हैं, और जब दोबारा जब डिसेंट हो रहा होगा, जब वो डिक्लाइन कर रहा होगा, जब वो ग्राउंड पे आ रहा होगा, तब भी उसकी स्पीड, एक बार तो वो 875 जाते वक्त हुआ, फिर वो आते वक्त 875 हुआ, तो एक बार वो हो गया 7 सेकंड पे, अगली बार वो हो गया 25 सेकंड पे, ठीक है। तो 2 टाइम है हमारे पास ना। कई बार कॉम्प्रिहेंशन टाइप का जब सवाल आता है एडवांस में, तो उसमें पूछ लेते हैं कि अगेन वो दूसरी बार 875 मीटर की ऊंचाई पे कब आया होगा, तब उस केस में हमारा आंसर 25 सेकंड है। मैं यहाँ पे एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, मैं कहूँ एक बार इसका पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालू तो वो हमको पता है 2u/g। सर ये क्या कर रहे हो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, वो सब भैया आपको पता है ना, 2u/g 2u साइन थीटा बाई जी, वही बात है, क्योंकि u साइन थीटा उस सब स्टोरी में दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ। मैंने आपको हर फॉर्मूले 2 टाइप में याद करवाए थे, ui की फॉर्म में, u साइन थीटा की फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे ui को u साइन थीटा रख दोगे तो वही तो बनेगा जो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। आइए, तो ui कितना है हमारे पास में, तो 2, और ui हमारे पास में 200 साइन 53, तो 200 साइन 53 कितना होता है, वो होता है 4/5, और g कितना है, g हमारे पास में 10। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो यह आ जाएगा 4, नीचे 50 बन गया, 50 चौके 200, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 सेकंड। समझिए बात को ध्यान से, 0 t की वैल्यू 0 सेकंड, और जब यहाँ पहुंच गया पार्टिकल तो ये कैपिटल T के बराबर हो गया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया, और ये कितना आ गया 32 सेकंड। तो 0 सेकंड से 32 सेकंड। अब सुनिए, 0 से एक बार गया वो 7, फिर वो दोबारा आया 25। देखिए जाते वक्त 0 से 7 सेकंड के बाद, जाते वक्त 7 सेकंड के बाद वो 875 पे था, गिरते वक्त 7 सेकंड ही पहले, क्योंकि 32 से 7 सेकंड पहले ही तो 25 होगा। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है वो सिमेट्रिक है। 0 से 7 सेकंड के बाद 875 पूरा गिर जाएगा वो, यानी कि पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट 0 कर लेगा अपना, कितने टाइम में, 32 सेकंड में। लेकिन उससे 7 सेकंड पहले, मतलब कि 25 सेकंड में फिर से वो 875 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचा होगा। तो ये मैं आपको ना डेप्थ एनालिसिस कराना चाह रहा था इस सवाल को लेकर के। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल हम लोग ट्राई करते हैं। अगला जो सवाल मैं आपको कराने वाला हूं वो एक स्पेशल टाइप का केस भी बना करके कई बार बच्चों को रिप्रेजेंट किया जाता है बुक्स में, अलग अलग बुक्स में है। तो मैं उसके भी आपको कई तरीके बताऊंगा, मैं उसके भी आपको मल्टीपल मेथड बताऊंगा, क्योंकि मल्टीपल मेथड टाइम का वेस्टेज नहीं है, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वही आपका ब्रेन डेवलप करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन से एक बार हट जाता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। कर लिया होगा पॉज करके। अब आइए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक स्पेशल टाइप का हमारे लिए वो सवाल ही है, मैं कुछ भी उसमें याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा। हाँ, एक चीज जरूर याद रखनी होती है हर जगह। एक चीज क्या याद रखनी होती है कि मैंने करा कैसे इस सवाल को। जो प्रॉब्लम का डेप्थ था, यानी कि प्रॉब्लम का जो की पॉइंट था, जिस पे बेस्ड प्रॉब्लम बना था, उस चीज को जो रिजॉल्व करना है उसको याद रखना होता है। ठीक है, उसको याद रखना होता है। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट और टाइम के लिए हम हमेशा वाई एक्सिस को फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे ये याद रखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में है। ठीक है, अब चलिए एक नया सवाल लेते हैं। अगेन प्रोजेक्टाइल का ही है और वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी का ही सवाल है। सुनिएगा बात को ध्यान से। क्या कहता है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा बोला हुआ है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। अगेन जनरल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, थीटा एंगल प्रोजेक्ट किया और शुरुआती में उसकी स्पीड कितनी थी, u थी। अब प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, जाएगा, ठीक है ना, जाता रहेगा। अब इनिशियली जो पार्टिकल है, हमसे ये बोला हुआ रहेगा फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल मेक्स, या पार्टिकल, ठीक है मेक्स लिख देते हैं, मेक्स 90 डिग्री एंगल। अब इस 90 डिग्री एंगल को कई बार बोलते हैं कि परपेंडिकुलर, या तो 90 डिग्री बोल दो या फिर परपेंडिकुलर बोल दो। तो फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल मेक्स 90 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, हमसे टाइम पूछा हुआ है। अगेन वाई एक्सिस में ज्यादा काम करना पड़ेगा, बाकी ठीक है, इसमें देखते हैं। देखिए, अगर मैं इसका इनिशियल डायरेक्शन निकालूं तो क्या इनिशियल डायरेक्शन कुछ यही था। अब ये बोल रखा है जब पार्टिकल आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो इनिशियल डायरेक्शन के 90 डिग्री पे, इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल कितने टाइम पे बनाया होगा, हमें ये टाइम निकालना है, हमें ये टाइम निकालना है। अब जरा बात को थोड़ा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ज्योमेट्री यूज हो रही है बहुत अच्छी खासी। क्या यूज हो रही है, तो वो मान लो कि इनिशियल यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये वो टी टाइम है जब उसने इनिशियल डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अच्छा, मैं तो आगे बढ़ गया, आप लोगों का काम क्या बनता है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, और मैंने आपको हिंट भी दे दिया, अब शायद सवाल हो भी जाएगा आपका। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जब वो इनिशियल जब हो रहा था, अच्छा यही एंगल तो बन रहा है इनिशियल में, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये 90 है, पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कितना बन रहा होगा एंगल, ये बन रहा होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर ये मेरा वेलोसिटी का लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये भी कितना बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कर सकते हो, 90 माइनस थीटा। अब सुनिएगा बात को थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे तो वेलोसिटी थी u और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, मैंने मान लिया v। कुछ भी हो सकती है वैसे, तो हमें तो टाइम निकालना है, टाइम का एक्सप्रेशन निकालना है। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, तो क्या ये वाला जो कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा तो cos 90 माइनस थीटा, ये क्या साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि v साइन थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी। और वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी कि जो वर्टिकल जब आ रहा है पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी, तो अगर ये साइन थीटा है तो ये वाला कॉस बनेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा सर वर्टिकल कॉस में कैसे आ गया, अरे इसीलिए आ गया क्योंकि ये एंगल अलग है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इधर तो कॉस ही रहता है, थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस रहता है। आइए, तो v कॉस थीटा, जो ऐसे याद रखो, थीटा के साथ वाला कॉस, जो पास है वो कॉस है, जो थीटा के पास है वही कॉस है। बाकी आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इस एक कोई सा एंगल पता चल जाएगा, तो थीटा या तो 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा भी कॉस ही होता है। ये क्या होता है, v ऐसे आ रहा है, ये v ऐसे आ रहा है, तो v कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा हो गया।
और इधर क्या हो जाएगा, अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। तो इधर हो जाएगा v cos थीटा और v cos 90 माइनस थीटा। हमेशा cos ही ऐसा एंगल होता है, क्योंकि cos का जो एंगल जैसे जैसे बढ़ता रहता है ना cos का एंगल, तो उसकी वैल्यू घटती रहती है उस डायरेक्शन में। याद करो, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मतलब जब पूरा का पूरा वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, 0 डिग्री का एंगल बना तो सारी की सारी वेलोसिटी, सारी का सारा वेक्टर उधर ही रहेगा। धीरे धीरे एंगल बढ़ाएंगे, cos 90, इसका मतलब अब हॉरिजॉन्टल में 0 हो गया। तो cos एक ऐसा फंक्शन है, जितना ज्यादा एंगल बनाते रहेंगे वो अपनी तरफ कम वैल्यू लेता है। इसीलिए हर बार वेक्टर जैसे जैसे जहां से उठता रहता है तो उसका उस तरफ वैल्यू घटता रहता है, और दूसरी तरफ वैल्यू, जिस तरफ एंगल कम हो रहा है उधर वैल्यू बढ़ रही होती है। तो हमेशा cos के साथ ही लेना होता है। साइन इसीलिए बन जाता है क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इस बात को दोबारा रिपीट करके सुनिएगा। तो मेथड 1 को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है मेथड 1, समझिए इसको। देखिए, हमें इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर एक दूसरा वेक्टर v दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, और अगर x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है तो जो भी x की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, x की फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। ux कितना है हमारे पास में, u cos थीटा, और vx कितना है हमारे पास में, v sin थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा, v के बराबर आ जाएगा। अब जब वो वेलोसिटी नीचे की तरफ जब जा रहा है तो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊं vy बराबर uy माइनस का gt, तो vy तो नीचे की तरफ है, तो vy क्या हो जाएगा, माइनस का v cos थीटा इक्वल्स टू uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt। अब देखिएगा मेरे पास में v की वैल्यू क्या दे रखी है, दे नहीं रखी, जो मैंने फाइंड करी है, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझाया हुआ है। वो क्या है, u cos थीटा बाय sin थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो u cos थीटा और ये वाला एक cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt। अब देखिए, मैं इसको इधर ले आऊँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एक्सप्रेशन मिलेगा gt इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व करूंगा, इधर कर लेते हैं सॉल्व। तो मेरे को क्या मिलेगा, gt इक्वल्स टू u क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर थीटा u cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो t की वैल्यू क्या आ गई, u बाय g cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने u कॉमन निकाल लिया तो वो तो 1 हो गया, और नीचे क्या रह गया, sin थीटा। तो ये हमारे पास में मेथड 1 आया। अब मैं आपको मेथड 2 बताता हूं। मेथड 2 इस सवाल का क्या है वो समझिए। मेथड 2 देखिए, मैंने क्या बोला, कभी भी 90 डिग्री का एंगल बने तो आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचो। तो इनिशियल वेलोसिटी है u वेक्टर और v वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, अब हमें टाइम का एक्सप्रेशन निकालना है, वो किसके बराबर होगा, 0। अब देखिए u का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो समझिए। तो हमारे पास में अगर मैं u का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो अगर u वेक्टर जो है, क्या वो मेरे पास में u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप है। क्या x में वेलोसिटी कभी चेंज हो रहा है, नहीं, x में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रहा। कहाँ चेंज हो रहा होगा, y में चेंज हो रहा होगा। अब अगर मैं v को लिखना चाहूँ, मैं अगर v को लिखना चाहूँ तो v वेक्टर जो है, ऐसा करता हूँ v वेक्टर को लिखने के लिए, क्योंकि v वेक्टर में थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी। आप कहोगे सर ऐसे लिख दो v sin थीटा v cos थीटा, नहीं, उससे बात नहीं बनेगा। क्यों नहीं बात बनेगी, क्योंकि v तो रह ही जाएगा ना। मैं v को u की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, देखना कैसे। अगर मैं क्या v को ऐसे लिख सकता हूँ, v x i कैप और v y j कैप, जनरली ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x का कॉम्पोनेंट y का कॉम्पोनेंट। अब मेरे को x और y के बारे में अलग अलग समझाने दो। अगर मैं देखूँ ना v x क्या होगा, तो v x वही होगा जो v y होगा, सॉरी v x वही होगा जो u x होगा। क्यों,
क्योंकि सर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, तो जो ux है, ux कितना है, u का cos थीटा, इसका मतलब vx क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में दिखाऊं तो u cos थीटा आई कैप हो जाएगा। अब हम vy के बारे में सोचते हैं, vy क्या है, अच्छा y में एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज जरूर होगी, और वो क्या होता है, वो होता है uy माइनस का gt। तो vy के uy कितना हमारे पास में, वो है u साइन थीटा माइनस का gt। अब अगर कोई मेरे से वेक्टर के फॉर्म में पूछे तो मैं ये बोलूंगा कि वो कुछ ऐसा है। अब अगर मैं पूरा का पूरा v वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा कि v वेक्टर क्या होगा, vx का आई कैप, तो vx क्या है मेरे पास में, u cos थीटा, तो क्या हो जाएगा ये u cos थीटा आई कैप प्लस vy पूरा का पूरा ब्रैकेट है u साइन थीटा माइनस gt j कैप। तो ये मेरे पास में v वेक्टर का कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गया, और ये मेरे पास में u वेक्टर का कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गया। तो ये तो बेसिक है कि कैसे फाइंड किया। अब ये चीज अप्लाई कर देंगे, तो अगर मैं u वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा j कैप। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होगा इस वेक्टर के साथ, वो कितना है, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस gt j कैप। और अब मैं आपको इसको डॉट प्रोडक्ट करा देता हूं, कैसे करना होता है, i का i के साथ और j का j के साथ। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, i का i के साथ। सर क्यों नहीं हो रहा, i का j के साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि i x में होता है, j y में होता है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करता हूं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो a डॉट b cos थीटा cos 90 की वैल्यू 0, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ i का i के साथ होता है, j का j के साथ होता है। मेरी बात को दोबारा से रिपीट करके सुनिएगा, ऐसा क्यों होता है i का i के साथ, j का j के साथ, क्योंकि i का j के साथ 0 हो जाएगा, क्योंकि i x में है, j y में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो किसी वेक्टर के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो आंसर 0 आता है ना। तो अगर मैं i का j के साथ करूंगा तो 0 आ जाएगा, ऐसे ही j का अगर मैं i के साथ करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या करना होता है, i का i के साथ, j का j के साथ। तो देखिए u cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है सही, j का j के साथ करेंगे तो u साइन थीटा पहले इसके साथ, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें ब्रैकेट में जब एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा gt u साइन थीटा। और अगेन इस में अगर ये आंसर सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का क्या आता है, स्केलर आता है। अब आई जे कैप रहेगा नहीं, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे हैं तो 0 के बराबर रखना है। तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस का gt u साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो gt u साइन थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर gt u साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर मैं u से एक को u को उड़ा दूं तो u 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब मैं u से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि अगर u 0 हो गया तो सवाल बनेगा ही नहीं, प्रोजेक्टाइल जाएगा ही नहीं। तो u तो 0 नहीं है, इसका मतलब मैं u का u से काट सकता हूं। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u बाय जी साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास में टाइम। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने मेथड 1 और मेथड 2, आपको ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आया होगा कि मैंने मेथड 1 कैसे अप्लाई किया और मेथड 2 कैसे अप्लाई किया। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कोई सा भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों आना चाहिए। दोनों रिक्वायरमेंट है आपके फिजिक्स के स्किल की, आपने फिजिक्स में कितना काम किया है, दोनों आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि जो आपको एग्जाम में पहले स्ट्राइक करे, आपको अगर दोनों आता होगा ना तो दोनों ही स्ट्राइक करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में रहोगे तो वो वाला मेथड स्ट्राइक करेगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप किसी एक को फॉलो करोगे ना तो वही वाला स्ट्राइक करेगा। मैं तो ऐसा कहता हूँ स्टार्टिंग में आप लोग हमेशा दो मेथड से सवाल को करो,
अब जैसे अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा सवाल की करनी है, कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तब आप एक मेथड को सीखो, उसी को बार बार अप्लाई करो, और विश्वास मानो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो दोनों मेथड आपको आते होंगे, या तो फिर कोई सा भी नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है कि सर एक कठिन लग रहा है, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें मेथड 2 कठिन होगा, तो मैं भी वो फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगा, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, सवाल ये नहीं आएगा, लेकिन इस सवाल का जो मेथड 2 पे बेस्ड है, कोई नया सवाल आएगा और वो मेथड 2 से ही हो रहा होगा, वो 1 से हो भी नहीं पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर ओवरऑल आपको अगर फिजिक्स को अच्छा बनाना है, आपको उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, आपको उसमें बहुत ही ज्यादा एफर्ट नहीं डाल करके ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने कम से कम टाइम में, तो आपको एक टाइम पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर मेथड के लिए दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। आइए, नया टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैंने आपको ये बोला था कि हाँ, ये बोला था कि प्रोजेक्टाइल में 3 पैरामीटर में हमने पढ़े, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। ये चौथा पैरामीटर होता है। सर आप अलग क्यों पढ़ा रहे हो, बाकी लोग तो साथ में पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। इसके आगे जो सवाल कराऊंगा ना, उसमें थॉट प्रोसेस बाकी सबसे थोड़ा अलग लगता है, वो भी इतना अलग नहीं है, बस आपका अटेंशन रहे, आप स्टार्ट कर रहे हो ना पढ़ना, आपका अटेंशन रहे, इसीलिए करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो जरूरी नहीं है कि सर खाली क्या प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। सबसे पहले तो इक्वेशन होता क्या है, तो इक्वेशन होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स किसको दर्शाते हैं, कोऑर्डिनेट दर्शाते हैं पोजीशन को। तो एक एक्सिस की पोजीशन दूसरी एक्सिस की पोजीशन के साथ कैसे रिलेट हो रही है, उसको कहते हैं हम लोग इक्वेशन। और ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, किस रास्ते के थ्रू पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, अपना रास्ता बना रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं पाथ। तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट जो कि एक पाथ को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब आइए, ये इक्वेशन क्या क्या हो सकती है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, y बराबर फंक्शन ऑफ x होगा, या फिर x बराबर फंक्शन ऑफ y होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो डेफिनेशन होगी कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या। जब भी कोई पूछे हमको ये बताना है कि एक इक्वेशन होती है, किसकी इक्वेशन होती है, पाथ की इक्वेशन होती है, जिसके अंदर 2 वेरिएबल यानी कि 2 कोऑर्डिनेट आपस में रिलेट हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक छोटा सा मैं सवाल आपको कराना चाहता हूं, वो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड नहीं है, वो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड है। हमें किसी पार्टिकल का x का कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ वेरिएशन दे रखा है, वो दे रखा है a cos ओमेगा t, और y का दे रखा है b sin ओमेगा t, जहां पे क्या रखा है कि a b एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। अभी ओमेगा क्या है मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, बस कुछ ऐसा है, कोसाइन के फॉर्म में पार्टिकल जा रहा है, आप ऐसा समझ सकते हो, साइन के फॉर्म में पार्टिकल जा रहा है, ओमेगा टी उस कॉस फंक्शन का और साइन फंक्शन का एंगल है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ध्यान सुनना, मैं क्या करूंगा ना, टाइम की वैल्यू x के रूप में निकालूंगा, ठीक है। यहां पे कॉस और साइन दिख रहा है आपको, तो कॉस और साइन को आप ऐसे भी तो ले सकते हो, x बाय ए कॉस ओमेगा टी, इसको बोल दे इक्वेशन 1, और ये क्या हो गया y बाय ए साइन ओमेगा टी। अब समझिए सर यही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स टी रिलेशन है, ये वाई टी रिलेशन है। मैं क्या कह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमेशा एक्स वाई का रिलेशन होगा, या तो y x का फंक्शन होगा या तो x y का फंक्शन होगा। तो हमें करना क्या है, हमें टाइम को एलिमिनेट करना है ना, इसीलिए मैंने टाइम को एक तरफ कर दिया। जैसे ही मैंने टाइम को एक तरफ किया, एक कॉस के साथ एक साइन के साथ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर एंड एड इक्वेशन 1 and 2। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 हमेशा यही करना है। क्यों, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि हमको पता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो x का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक ही साथ ऐड कर देते हैं, y का स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t।
ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन, दोनों के राइट लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 और ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन है ये आप लोग कोनिक सेक्शन में मैथ्स में पढ़ोगे या पढ़ भी लिया होगा कि ये है इक्वेशन एलिप्स की। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल एलिप्स का डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि जो उसका पाथ है वो एलिप्टिकल है, वो एलिप्टिकल है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाता है 0, b, ये माइनस b क्योंकि नीचे है, ये 0, b, ये हो जाता है a, 0, ये हो जाता है माइनस का a, 0। अगर इफ a इक्वल्स टू b कर दूं तो यही रेडियस बन जाएगा। ये क्या है, b छोटा, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस एलिप्स का। अब यहाँ पे मैथ्स बता रहा हूँ थोड़ी बहुत। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस के बराबर और ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, पाथ विल बी सर्कल। तो कई बारी पैसेज में पूछ लेते हैं कि अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल कर दी तब पाथ क्या बन जाएगा, और अगर इक्वल नहीं हुई तो पाथ क्या होगा। तो जब इक्वल नहीं होगी, अलग अलग होगी तो एलिप्स बनता है, और जब इक्वल हो जाएगी तब क्या बन जाता है हमारे पास में, सर्कल बन जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ चीजें सही से विजिबल तो है, हाँ जी विजिबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, जो हम पढ़ने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे आज जो हम पढ़ रहे हैं मेन जो आइडिया है वो वही है। आइए, ये नहीं है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल का, वो कंडीशन 4th पैरामीटर करा रहा हूं अब, ठीक है। ये तो ऐसी कोई जनरल कोई चीज है, आपको क्या करना है, कोई जनरल मोशन है। यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक जनरल आइडिया दिया है। ये क्या है बेसिकली, ये एक जनरल आइडिया है कि हाँ हमको टाइम को एलिमिनेट करना है, हमको टाइम को एलिमिनेट करना है और उसके बाद एक्स वाई को रिलेट करना है। एलिमिनेट टाइम एंड रिलेट एक्स एंड वाई, ठीक है। अब आइए हम लोग अब पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपने नोट करा होगा और खुद से भी ट्राई किया होगा, क्योंकि ये तो सवाल का फॉर्म है ना। मैंने आपको कई बार बताया हुआ, मैं तो शॉर्ट्स में भी आपको सवाल बताता हूं, तो मैं वहां पे भी ये नहीं कि सिर्फ मैं आंसर लिख के चला जाऊं, सिर्फ इतना नहीं करता, मैं वो बताता हूं उसमें कि हाँ हमको टाइम को एलिमिनेट करना है। मैंने एक शॉर्ट में डाला हुआ था इसी चैनल पे कि हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई को रिलेट करते हैं, ठीक है, जब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ते हैं। तो आई होप वही चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई करी और आगे भी हम वही करेंगे। तो आइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल होने वाला है। अब अगेन क्या करेंगे, हम टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई को रिलेट कर देंगे। और रिलेट क्यों करेंगे, क्योंकि पहले हम एक्स टी रिलेशन लिखेंगे फिर हम वाई टी रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। आइए, तो ये हमारे पास में है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, पूरा प्लेनर मोशन प्लेन हमने बना दिया। अब यू से फेंका, एक थीटा एंगल फेंका, वही जनरल आइडिया। तो पार्टिकल जाता है जाता है जाता है। तो मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी गैलीलियो स्टेटमेंट वाली टेबल, वो मैं अगेन यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्स टी और वाई टी लिखूंगा। देखिए, तो अगर मैं, या पूरा लिख देते हैं, चलो ठीक है पूरा लिख देते हैं। अगर मैं वी एक्स देखूँ, सॉरी पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर मैं यू एक्स देखूँ तो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स के पैरामीटर, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर मैं y में देखूं तो y में यू वाई क्या है मेरे पास में, वो है u का साइन थीटा, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिए इधर। अब अगर मैं, आपको क्या लग रहा है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं क्या, मैं देख रहा हूं। जैसे ही 40 मिनट क्रॉस होता है लेक्चर का, आप लोगों का ध्यान भटकने लग जाता है। वही तो 10-15 मिनट आपको बचा करके रखेगा, वही आपको एज दिलाएगा एग्जाम सेंटर में। समझिए इस बात को, फोकस करिए। आइए, एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स है 0, तो जो
Vx होगा वही Ux होगा। इसका मतलब Vx कितना हो जाएगा, u का cos थीटा। लेकिन क्या Vy ये होगा, नहीं वो नहीं होगा। तो Uy माइनस का gt, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो Vy क्या मिलने वाला है हमको, Uy क्या है, u साइन थीटा माइनस gt, Vy आ गया, ठीक है, ये Vy आ गया। अब आइए, तो Vx आ गया, Vy आ गया, Ux आ गया, Uy आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x की वैल्यू, तो x क्या होगा, किसी भी टाइम पे x डिस्प्लेसमेंट x में चला होगा, वो क्या होगा, वो होगा ux इंटू में t। ux कितना है, u का cos थीटा। अभी जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मैं और डिटेल में बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे लगा ही नहीं है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस में 2s, वो भी लगाई थी मैंने जब मैंने आपको गैलीलियो मोशन लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, वो सॉरी 2 में पढ़ा दिया होगा, देखिएगा। तो x बराबर यू कोस थीटा, तो xt रिलेशन लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस डेरिवेशन को करने के लिए। मैं हर चीज बता रहा हूं कि हाँ सर ये भी तो सोच सकते थे, मैं भी सोच सकते, सब कुछ सोच सकते, लेकिन लिखना क्या है, ये क्यों लिखना है, क्योंकि हमें चाहिए तो xt रिलेशन, और अब क्या चाहिए, yt रिलेशन। तो अगर मैं yt रिलेशन लिखूं तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा यू वाई कितना है हमारे पास में, वो है u साइन थीटा इंटू में t प्लस हाफ ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस का g, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में yt रिलेशन आ गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा t माइनस का g/2 टी स्क्वायर। अब क्या करना है, जहां पे सर एक्सेलरेशन हो रहा है, जहां पे सर एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे तो t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, तो यहाँ से तो t की वैल्यू निकालना कठिन है। तो जहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है वहां पे t में लीनियर बन रहा है, यहाँ पे t में क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो जहां मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, जहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है वहां पे t में लीनियर बन रहा है, जहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पे t में क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना ज्यादा कठिन है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे x/u cos थीटा। सर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में t को ही तो एलिमिनेट करता है। आप सुनिए, तो t की वैल्यू मैं इसमें लिख दूंगा, तो मैं अगर मैं इसमें रख दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, u साइन थीटा, और t क्या है, x/u cos थीटा माइनस g/2 t का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर u का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर x का tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू में x स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में x में क्वाड्रेटिक आ गया, x में क्वाड्रेटिक आ गया। कहने का मतलब x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, y की मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक पाथ। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमेशा पैराबोला बनता है। ध्यान से सुनिएगा, x की जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट g, तो अब आप कहोगे सर g की वैल्यू क्या माइनस का 10 होगा नीचे, नहीं, g तो g था, जब वो नीचे आया तो वो माइनस g बन गया। अब तो g की वैल्यू 10 ही रहेगी, तो g अपने आप में वैल्यू 10 लेता है, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव u, कुछ वेलोसिटी दी होगी पॉजिटिव, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर फंक्शन है पॉजिटिव, यानी कि ये सारा का सारा पॉजिटिव, लेकिन इसका जो साइन है वो नेगेटिव। तो सुनिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, तो ये पैराबोला पाथ है, लेकिन ये डाउनवर्ड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ये सब मैंने बेसिक में बताया हुआ है, तो पैराबोला अपवर्ड बनता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो एक तो हमें ना ये फॉर्मूला ना हमेशा याद रखना है, ठीक है। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। अच्छा अगर ये cos स्क्वायर थीटा, देखो ये सबको याद हो जाएगा, शायद बहुतों को नहीं भी याद हो, लेकिन आप इसको करना सीख जाओगे। लेकिन इसके बाद वो सुनना ध्यान से, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने जा रहा हूँ, इन डेप्थ नॉलेज। जब सवाल कुछ एक अलग तरीके से आएगा ना, तब आपका ये चीज भी फेल हो जाएगा वहां पे। तो क्या करेंगे हम, अच्छा आज मैंने इसी पे एक शॉर्ट्स भी डाला है, इस वाले फॉर्मूले पे कैसे सवाल आते हैं पूरा मैंने बताया हुआ है। ये तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आप सुनिए दूसरा क्या है, y बराबर x का tan थीटा, सुनिए ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर के sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या sec स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या,
सेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू मैक्स स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया है, देखिए याद ये भी रखना है, अगर आपको नंबर पाने हैं, कहीं से भी नंबर गवाना नहीं एग्जाम में, तो सब कुछ याद रखना है। y बराबर, देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो ना cos स्क्वायर थीटा, ऊपर जाकर क्या क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी। अब क्या है ना, अब ये केवल और केवल टेन थीटा के फॉर्म में है। सर ये वाला फॉर्मूला कब हमें यूज करना है और ये वाला कब, देखो ये तो हमेशा कर सकते हो, हमेशा मतलब आपको इसके लिए केस ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आपको y और x में कह रखा होगा कुछ कुछ, तो आपको यही चीज करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। लेकिन अब यहाँ देखोगे तो थीटा वेरिएबल है, लेकिन जब भी ये थीटा भी tan है, ये थीटा भी tan है, तो जब भी आपको टू फाइंड थीटा, जब भी आपको सवाल में बोला हो कि एंगल निकालो या फिर एंगल गिवन हो, तब आपको हमेशा यही यूज करना है, ठीक है ना। जब भी आपको थीटा निकालना हो, थीटा दे रखा हो, थीटा से रिलेटेड सवाल हो, तब आप इसको, या फिर फाइंड करने वाला ही होगा ना थीटा, या गिवन भी हो, गिवन तो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें फाइंड करना है थीटा, तो हमें ये यूज करना है। समझ में आ रही है बात, थीटा फाइंड करना है तो ये वाला यूज करना है। अब सुनिए, देखो बहुत लोग तो यहाँ तक आ जाएंगे, कुछ लोग इसे याद करेंगे, और बहुत कम लोग यहाँ तक आएंगे। मैं आपको इससे भी आगे लेकर के जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं x का tan थीटा कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से x का tan थीटा में कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास में बचेगा क्या, यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या क्या बचेगा, ध्यान सुनना। अगर मैं tan थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं न्यूमरेटर से साइन कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से साइन ले रहा हूँ कॉमन, तो नीचे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। अगर आप न्यूमरेटर से साइन ले रहे हो, तो आप नीचे डिनोमिनेटर पे क्या करोगे, आप साइन लगाओगे। तो क्या मिलेगा मेरे को, g/2u²। और ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन लिया, साइन, नीचे से क्या कॉमन लिया, कॉस। तो अगर नीचे से कॉस कॉमन लोगे तो एक ही कॉस रह जाएगा, एक कॉस रह जाएगा। और अगर आपने ऊपर से एक साइन कॉमन लिया, तो नीचे आपको एक साइन लगाना पड़ेगा। इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और क्या बच जाएगा हमारे पास में, ऊपर से x² बचा रहेगा, सॉरी x tan थीटा कॉमन ले लेना, तो एक x बचता है, एक x बचता है। इतना समझ में आ गया। इस स्टेप पे कैसे गए, मैं ऊपर से साइन कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं साइन ऊपर से कॉमन ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं साइन से डिवाइड कर रहा हूं। नीचे तो कॉस पहले से ही है, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो एक कॉस नीचे रह जाएगा, एक साइन डिवाइड करने वाला नीचे रह जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, खुद से भी करिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो y बराबर x tan थीटा, इसको देखो क्या, 2u² या u² 2 sin थीटा cos थीटा, क्या sin 2 थीटा होता है, और u² sin 2 थीटा बाय g, क्या ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे दिमाग किसी का नहीं चलेगा ना, वो ये सवाल आपको करवा देगा, पार करवा देगा। कब यूज करना है ये, व्हेन r या तो गिवन होगा, व्हेन r गिवन, जब r गिवन हो या फिर आस्क हो, पूछा हुआ हो। r अगर दिया हो, पूछा हुआ हो, तो ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये यूज कर दो। जब हम इक्वेशन को मैच करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल, जब इस पे बेस्ड में कराऊंगा। इसीलिए तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बिल्कुल अलग पढ़ाया है, क्योंकि मैं वो थॉट देना चाहता हूँ, मैं वो इंसाइट देना चाहता हूँ उस चीज का, ठीक है। और अगर आपको थीटा फाइंड करना है, तो ये यूज करना है। आई होप आपको हर एक चीजें बहुत डेप्थ में समझ में आ गई, क्योंकि मैंने पूरी जी जान लगा दी इस टॉपिक को समझाने में। सो टिल देन, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड मेक पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू। लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए।